क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन हाइड्रोलिसिस जरूरी क्यों है? तो भाई प्रोटीन हाइड्रोलिसिस इसलिए जरूरी है, खत्म हो गया। दिख रहा है क्या? नो मैम, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है क्या? यस मैम। है ना? तो इसका तो प्रिंट निकाल लेना, बिना प्रिंट के इसका काम नहीं चलेगा। ठीक है। और इसमें देखो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का इसमें जरूरत क्यों पड़ा? जो कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे मतलब फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा ग्रेवी, सॉसेस, ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस वगैरह है, ठीक है। अब इसमें है कि जो कई बार हम लोगों को मतलब कि प्रोटीन डाइजेस्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं एलर्जिक होते हैं, उनके स्टमक में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो उनको कुछ इजीली डाइजेस्टेबल फूड चाहिए, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलाइजेड प्रोटीन है, ये तुम्हारा एक, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस पेशेंट को जिसमें कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसका कि कुछ पैनक्रियाटिक मान फंक्शन वगैरह हो गया है, या कुछ उसका एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह किया हुआ है, उसको हम लोग इस तरह का फूड अगर जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेड से जो हम लोग जो फूड उसको प्रोवाइड करेंगे, वो इजिली डाइजेस्टेबल फूड होगा, वो इजिली डाइजेस्टेबल फूड होगा। और उसका बहुत सारा हम लोग फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई एनेमिक हो गया, या उसको कोई डेंटल डिसऑर्डर वगैरह आ गया, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। इसमें कह रहा है मतलब कि इसमें कह रहा है कि तुम्हारा जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है, वो हम लोग उसको दो तरह से करते हैं। एक कहता है कि या तो हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, और या हम लोग अल्कली हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जो हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस करता है वो उतना फेवरेबल नहीं है एज कम्पेयर टू द, मतलब कह रहा है कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस है, ये इसमें डिस्ट्रक्शन और रेसिनाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड नहीं होता, एंड जो प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज होता है उसमें लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। So the manufacture of protein hydrolysate is well-established process for the utilization of protein-rich food byproduct, waste and non-conventional food protein. इसमें कह रहा है कि historically जो soy sauce था, वो that was the first protein hydrolyzed. The fundamental flavor characteristic of the protein hydrolysate is suggestive of meat flavor. Therefore, hydrolysates are used by packer, canner, and other manufacturers who wish either to attenuate or to suggest the flavor of meat. Fish protein, concentrate, and egg albumin are two popularly used animal products as substrate for the hydrolysate, while soil protein is extensively used vegetable source. Casein is an important substrate for the preparation of milk protein hydrolysate. The hydrolysate of which protein has distinctive flavor characteristic. Different protein may be blended to give specific flavor characteristic. Lighter and more deliberately flavor hydrolyzed are डिराइव फ्रॉम केसिन, कॉर्न एंड, मतलब देखो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, जैसे हम लोग कई बार जैसे किसी प्रोटीन से ही एलर्जी होता है, जैसे हमको एग से बहुत ज्यादा एलर्जी है, ठीक है ना। अब अब देखना होता है कि हर फूड का ना एक अपना अपना एक पार्ट होता है, कुछ जो पार्ट होता है ना उसका एलर्जिक होता है, कुछ जो होता है वो एलर्जिक नहीं होता है। जैसे एग की ही बात करोगे तो जनरली तुम किसी भी पर्सन से पूछोगे तो उसको एग व्हाइट से ज्यादा एग जो योक होता है ना, योक ही एलर्जिक होता है। इसी तरह हमको जब एग का हुआ एलर्जी
ही कुछ दिन पहले मतलब हमको ग्रेजुएशन में एग से एलर्जी शुरू हो गया, क्योंकि एग हम खाने लगे थे बहुत अच्छे से, ज़्यादा खाने लगे थे, एक बार में 2-2 एग खाने लगे थे, बहुत पसंद आता था हमको। तो फिर हमको एग से एलर्जी हो गया। उसके बाद कुछ दिन एलर्जी हुआ तो देखे कि मशरूम से हमको एलर्जी नहीं होता था, लेकिन एक दिन ऐसा लगा कि हमको मशरूम से भी हल्का फुल्का पेट में माइल्ड पेन होने लगा, ठीक है ना। तो मशरूम से कैसे एलर्जी होता है, जब हम उसको नोट किए कि भाई हमको मशरूम से क्यों होने लगा, तो मशरूम को जब हम कट करते थे और अंदर जो उसके गिल होता है ना, काला काला जो उसके होता है उसके फ्रूट में, उसमें जो काला काला पोर्शन अगर हम हटा के बनाते थे ना, तो देखते थे कि हमको पेट में पेन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह हमको मतलब कि जैसे लगता है कि जो प्रॉन होता है ना, प्रॉन का जो ऊपर सेल होता है ना, उस सेल से हमको होता है, लेकिन अंदर जो उसका जो प्रोडक्ट होता है उससे हमको नहीं होता है ना। तो हर फूड का ना एक अलग अलग पार्ट होता है जो कि एलर्जी कॉज कर सकता है। तो अब क्या होता है कि हम लोग तो इंटायरली खा लेते हैं, अगर हम लोग एक खाते तो हम लोग इंटायरली खा लेते हैं, प्रॉन खा रहे तो इंटायरली खा ले, मशरूम का, दीज ऑल आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये सारे जो होते हैं प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन एलर्जी ये कॉज कर दिया। तो ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट जो है ना, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि वो क्या करता है कि प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में हाइड्रोलाइज कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि वो प्रोटीन जो होता है वो इजिली डाइजेस्टेबल होता है। अच्छा, हमको एलर्जी क्यों होता है? एलर्जी इसलिए होता है कि दैट माने कुछ एंजाइम जो है वो हमारे अंदर डिफेक्टिव हो गया, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम हाँ, तो उसको हम लोग अगर स्मॉलर उसको पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देंगे तो एंजाइम जो होगा उस पर इजिली एक्ट करेगा और उसको डाइजेस्ट कर सकेगा, तो हमको एलर्जी जो होगा वो नहीं होगा, है ना। तो ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट जो है ना, यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि क्यों ना मतलब इतना इसका जैसे उस पर्सन के लिए जो कि जिसको कि कुछ पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर हो गया है, जिसका कि मतलब कि कुछ एबनॉर्मल उसका आ गया है, बीमारी से उठा है, तो ऐसे में प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट जो होता है उसके लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज कह रहा है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट में हम लोग ऐसे एसिड एंड अल्कली हाइड्रोलिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो जो हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस है ना, उससे हमारा कह रहा है कि उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कम होता है, और जो एमिनो एसिड एंड जो उसके जो हाइड्रोलाइजेट बनते हैं उसमें सॉल्ट कंटेंट भी कम होता है अगर हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट की बात है कि भाई ये करके देखना होगा कि एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अल्कली हाइड्रोलिसिस में कौन ज्यादा डिजायरेबल है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, जो कि एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे कराया गया 1988 में, तुम्हारा जो ये 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने किया था, और उन्होंने ये पाया कि एसिड हाइड्रोलिसिस जो होता है वो ज्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू द अल्कली हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो अब ये कहता है कि जो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहता है कि जो फर्स्ट जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट था वो सोया सॉस था। सोया सॉस यानी सोयाबीन से, है ना, सोयाबीन से उसको हाइड्रोलाइज करके बनाया गया। और अगर मेनली जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, अगर हमें प्रोटीन हम लोग क्यों खाते हैं, हम लोग कहते हैं प्रोटीन रिच, कहता है अभी कहता है कि प्रोटीन रिच का फूड, तो हम लोग सीधा जो होते हैं चिकन और मटन पे जाते हैं, एग पे जाते हैं, है ना। तो ये नॉन वेजिटेरियन के लिए सप्लीमेंट है कि भाई प्रोटीन मतलब हो गया कि चिकन, लेकिन वेजिटेरियन के लिए क्या होगा प्रोटीन सप्लीमेंट, भाई वेजिटेरियन तो सोया में जाएगा, सोया जो होता है सोयाबीन वगैरह होता है वही उनके लिए है एक रिच सोर्स ऑफ, सोयाबीन को माना जाता है कि वो प्रोटीन का बहुत लार्ज सोर्स है। या पल्सेस जो दाल वाल है वो तुम्हारा एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मतलब एग, फिश, इन सब का हाइड्रोलाइजेट तैयार किया गया, और जो तुम्हारा वेजिटेरियन है उनके लिए सोया को मतलब कि जो सोयाबीन है उसको लिया गया, मतलब उसको एज ए किया गया। अब देखो प्रोटीलिटिक एंजाइम, देखो प्रोटीलिटिक एंजाइम तो जो मतलब कि वही होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में। और ये प्रोटीलिटिक एंजाइम जो होता है वो कई प्लांट से भी मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेपेन जो कहते हो तुम्हारा पपाया में मिलता है ना। जैसे ये तुम्हारा ब्रोमेलिन, ये तुम जानते हो कि जो अनानास होता है उसमें ये होता है, और ये सब का कमर्शियली यूज भी होता है। पेपेन जो होता है ना उसको मीट को गलाने के लिए होता है, पेपेन का यूज होता है। जो बड़े बड़े जो कंट्री होते हैं वहाँ पे जहाँ पे हैम वगैरह खाया जाता है, यहाँ पे जहाँ पे मतलब तुम्हारा पिग का जो मांस होता है खाया जाता है, या जहाँ पे गाय वगैरह जो लोग खाते हैं जिस कंट्री में, वहाँ पे इस पेपेन का, क्योंकि उन लोग का जो मीट होता है वो काफी हार्ड होता है, वो जल्दी नहीं गलता है ना। तो यही पेपेन से वो निकाला जाता है, तुम्हारा पेप्सिन निकाला जाता है, जो कि उसको हाइड्रोलाइज करता है, मतलब उसको थोड़ा जो उसको गलाने में हेल्प करता है। इसी तरह ब्रोमेलिन तुमने सुना होगा कि ब्रोमेलिन जो होता है वो अनानास के उसमें पाया जाता है, अनानास में ब्रोमेलिन पाया जाता है।
अब एनिमल में जो होता है पेप्सिन, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, एनिमल में तो बहुत जगह तुम्हारा कुछ स्टोमक में भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं एंड कुछ तुम्हारा इंटेस्टाइन में भी होता है। हाँ, तो जो स्टोमक होता है उसमें पेपिन होता है, और जो तुम्हारा इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह जैसे पेंक्रियाटिक सेक्रेशन जो भी तुम्हारा निकलता है, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, हाँ, ये सारे जो होते हैं वो तुम्हारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। और इसी तरह कुछ जो होते हैं वो माइक्रोब से भी निकलता है, जैसे कि माइक्रोब्स में बहुत तरह के, जैसे तुम्हारा ये एंजाइम्स होता है एस्परेज, अल्केलेज, प्रोनेज, और बहुत तरह के माइक्रोब जैसे बैसिलस वगैरह जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है प्रोटीलिटिक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो सुडोमोनास भी होते हैं वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जब प्रोडक्शन की बात आएगी, कमर्शियल लेवल पे बात आएगी, तो ठीक है हम या तो प्लांट को यूज करते हैं या माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जो जानवर है उनको छेड़ने का परमिशन नहीं है, कुछ उसमें इथिक ये लगता है ना। तो और इसमें अगर तुम बात करो कि फास्ट प्रोसेस एंड रिकवरी की बात करोगे तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सबसे ज्यादा उसमें बेनिफिट करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। अब प्लांट से अगर हम लोग पेप्सिन एक्सट्रैक्ट करने, तो एक पपाया जो होता है वो ग्रो होने में कितना टाइम लेता है, जब उसका फ्रूट वगैरह डेवलप करता है। पपाया के लीफ में भी पेपिन एंजाइम होता है, जिसका कि डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, तो तुम जानते ही होगे, है ना। तो अगर तुम बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे बात करोगे तो अगेन इसका कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब देखो एंजाइम तुम कितनी बार देख चुके हो कि जो एंजाइम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा एक्सोपेप्टिडेज एंड हाँ एंडो होता है। तो जो तुम्हारा एक्सो होगा वो तुम्हारा क्या करेगा कि जो बाहर का जो चेन है उसको कट पुट करेगा, है ना। और जो कि तुम्हारा मतलब कि स्मॉल पेप्टाइड्स जो होगा वो रिलीज करेगा, और एंटोपेप्टिडेज जो होगा वो तुम्हारा इंटरनल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। और इसमें कई तरह के तुम्हारा दिखाया कि 3 ग्रुप है। जो पेपिन टाइप हो, जो पेप्सिन टाइप ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम जो होता है वो एमिनो एसिड्स विद फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोड्यूस करता है। जो ट्रिप्सिन टाइप जो होता है वो एमिनो एसिड विद फ्री बेसिक ग्रुप को रिलीज करता है। एंड काइमोट्रिप्सिन टाइप जो होता है ये एमिनो एसिड विद एरोमेटिक और बल्की चेन को ये करता है, मतलब कि रिमूव करता है, ठीक है। अब अब एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइज, मतलब कि क्या इसमें हम किस तरह से हम लोग प्रोटीन हाइड्रोलाइज का एंजाइमेटिक प्रोडक्शन करेंगे। Degree of hydrolysis is the ratio of number of peptide bond cleaved and the total number of peptide bond in the intact protein, ठीक है। अगर तुमको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछेगा अगर प्रोटीन का, तो क्या होगा, प्रोटीन हाइड्रोलाइज तुम कैसे मेजर करोगे, जितना तुम्हारा फ्री पेप्टाइड्स निकला और तुम्हारा टोटल कितना उसमें पेप्टाइड्स बॉन्ड था, है ना। फ्री पेप्टाइड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यही तुम्हारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट परसेंट डीएच परसेंट डीएच मतलब कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर विच रिफ्लेक्ट टू द प्रोडक्ट क्वालिटी। जितना उसका डीएच ज्यादा होगा उतना अच्छा उसकी प्रोटीलिटिक एक्टिविटी होगी किसी एंजाइम की, ठीक है। अब ये कहता है कि जो हाइड्रोलिसिस है ना इसको हम लोग सिंगल स्टेज प्रोसेस में करते हैं, है ना। या मतलब कि 2 स्टेज में, या तो सिंगल स्टेज में करेंगे या 2 स्टेज प्रोसेस में करेंगे। इसमें सिंगल स्टेज में कह रहा है कि एंजाइम जो होगा वो मतलब कि हम लोग एक ही बार ऐड करेंगे, और दूसरा में जो 2 स्टेज प्रोसेस है उसमें कह रहा है कि हम लोग स्टेप वाइज उसको हम लोग करेंगे।
लेकिन जनरल स्टेप इज द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस इंक्लूड सस्पेंशन ऑफ प्रोटीन इन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर incubated with enzyme at appropriate pH and temperature in the process of preservative like chloroform, removal of insoluble material by centrifugation, pasteurization to inactivate enzyme concentration, drying and packing and washing. मतलब कि नॉर्मली जो भी तुम प्रोडक्शन प्रोसेस क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि एंजाइम को, जो तुम्हारा प्रोटीन है, एंजाइम को डालोगे, अप्रोप्रिएट एंजाइम कंसंट्रेशन में तुम उसको डालोगे, है ना। डालने के बाद फिर तुम क्या करोगे कि भाई एक ऐसा नहीं कि तुम एंजाइम को रहने ही दोगे कि वो तुम्हारा प्रोटीन का एकदम कट 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 करके एकदम उसको मिट्टी ही बना दे, ऐसा नहीं करना है ना। तुमको एक पर्टिकुलर चेन का प्रोटीन चाहिए, है ना। तो फिर तुम क्या करोगे कि एंजाइम को इनएक्टिवेट करोगे, एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के बाद तुम प्रोडक्ट को रिकवर करोगे, है ना। प्रोडक्ट का रिकवर तुम कैसे करोगे, जो भी तुम्हारा उसको या तो सेंट्रीफ्यूगेशन से करोगे, जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो सब हटाओगे, ये सारा तुम्हारा मतलब कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस है ना। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा सिंगल स्टेज प्रोसेस बताया, क्योंकि जनरली कह रहा है कि सिंगल स्टेज प्रोसेस ही फॉलो होता है। तो सिंगल स्टेज प्रोसेस में कह रहा है कि ये जो है प्रोसेस, द कॉमन एंजाइम इस प्रोसेस के लिए यूज होता है तुम्हारा ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक एंड माइक्रोबियल प्रोटीनेज, ये यूज होता है। जिसमें कि तुम्हारा जो पीएच रखा जाता है 8.2 से 8.7, टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस प्रिपरेशन 0.2% एंड सोडियम ट्राइफॉस्फेट 6% एज द ऑप्शनल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केजिन हाइड्रोलाइजेट एंड इम्प्रूव्ड फ्लेवर क्वालिटीज। इन द अदर स्टडी 3 एंजाइम पैनक्रिएटिक, प्रोटीनेज, एस्परजिलस ओराइजा, ये सारा हमको लगता है कि शुरू वाला जो क्लास तुम्हारा था, इनिशियल क्लास जिसमें कि तुमको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बताया गया था फूड में, उसमें ये सारी बातें तुम्हारी आ चुकी है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट में कौन कौन सा जो माइक्रोब्स है वो यूज होता है ना। तुम शुरू का नोट्स देखना, उसमें तुमको मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि हम कुछ ईस्ट एंड इनसे भी निकालते हैं, और ये उसका जो कंडीशन दिया हुआ पीएच हम इतना रखते हैं, टेम्परेचर हम इतना रखते हैं, ठीक है ना। थर्ड बहुत सिंपल चैप्टर, इसका पीपीटी भी है, वो हम इसको कराने के बाद तुमको दिखा देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। छः पेज का है, जिसमें कि मुझे लगता है रेफरेंस ही है। हम्म, टाइम डाउनलोड में देखते रहेंगे तो मेरा क्या होगा, बहुत दिक्कत है। तो जो मतलब कि सिंगल स्टेज में तो सिंपल बता दिया कि एक साथ तुम
जो भी तुम्हारा सबस्ट्रेट है, अगर तुमको एग से निकालना है या तुमको जो भी अगर नॉन फिश से निकालना है या करके सबस्ट्रेट डाल के उसके साथ साथ तुम एंजाइम डाल दो, अपना कंडीशन डाल दो, है ना। और उसमें जो पर्टिकुलर कंडीशन है, ये इस तरह का देखो एंजाइम जो है कमर्शियल लेवल पे भी है तुम्हारा ये किया जाता है। 2 स्टेज में कह रहा है कि इसमें हम लोग 2 स्टेप में डालते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि पेप्टिक प्री डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कि कहा जाता है कि प्री डाइजेशन, है ना। प्री हाइड्रोलिसिस पहले कराया जाता है एंड फिर उसके बाद तुम्हारा फाइनल हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो इसमें जो प्री डाइजेशन प्रोटीन का कराया जाता है वो पैंक्रियाटिक जो तुम्हारा जूस होता है या ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन पैपेन फॉलोड बाय ल्यूसीन एमिनोपेप्टिडेज एंड पैंक्रिएटिन फॉलोड बाय पेप्सिन हैव बीन ट्राइड, है ना। मतलब कि शुरू में तुम्हारा प्रोटीन पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन पैपेन एंड देन ल्यूसीन एमिनोपेप्टिडेज एंड देन पैंक्रियाटिन। अब ये जो कह रहा है कि इसको हम लोग कमर्शियल स्केशल कह रहा है कि ये जो प्रोसेस जो है ना ये कमर्शियल लेवल पे अगर केजीन हाइड्रोलाइजेट तुमको चाहिए उसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि 12 केजी केजीन हाइड्रोलाइजेट को 220 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करके इतना पीएच रखा जाता है और पहले उसमें पेपेन डाला जाता है प्री डाइजेशन स्टेप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 घंटे तक एंड फिर उसमें कह रहा है कि पिग किडनी होमोजिनेट डाला जाता है जो कि तुम्हारा एक्सोपेप्टिडेज की तरह एक्ट करता है। फिर वहां पे पीएच रखा जाता है 7.8 to 8 for 24 आवर के लिए। The hydrolyzed produced bar pass through a separate to remove insoluble material followed by heating at this degree centigrade 83 to 85 degree centigrade for 3 to 5 minutes, concentration up to 20 to 23% TS and spray diet. However, this was not an efficient process for production of deviated hydrolyzed as is it costly, time consuming and is it this मतलब सीधा देखो इसमें इतना तुमको डिटेल नहीं जाना है। तुमको अगर प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का तुमको स्टेप देगा तो तुम बोलोगे कि देयर आर 2 स्टेप ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, 1 स्टेप प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट एंड द 2 स्टेप प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। 1 स्टेप में सिंपली तुम्हें ये लिखना है कि जो भी हमारा सबस्ट्रेट है व्हाटएवर वी आर सबस्ट्रेट यूजिंग, है ना, उसके साथ ही साथ हम लोग एंजाइम को उसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। और एक जो भी हमारा उसका पीएच एंड टेम्परेचर है वो करके और हम लोग इमीडिएटली जब हमारा प्रोसेस जो होगा उसको बहुत केयरफुली वॉच करना। जब हम देखेंगे कि स्मॉल हमारा हाइड्रोलाइजेट बन गया है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रोसेस को मतलब स्टॉप कर देंगे। एंजाइम जो है वो उसको हम लोग इनएक्टिवेट कर देंगे, एंजाइम जो होगा उसको हम लोग निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग जो भी इनसॉल्युबल मटेरियल है उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट का रिकवरी करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस उसका फिर हम लोग ड्राई करेंगे, उसको पैकेजिंग वगैरह करके हम लोग बेचेंगे, ठीक है ना। 2 स्टेप हाइड्रोलाइसिस में कह रहा है कि इसमें एक स्टेप ऐड होता है, प्री डाइजेशन स्टेप ऐड होता है, जिसमें कि नॉर्मली तुमको बता दिया कि ट्रिप्सिन पेपेन वगैरह यूज होता है और एमिनोपेप्टिडेज यूज होता है। ये जो 2 स्टेप प्रोसेस है इससे जो तुम्हारा है ना वो इल्ड अच्छा होगा, जो प्रोटीन का जो प्योर प्रोटीन तुमको ज्यादा मिलेगा, इसका रिकवरी तुम्हारा अच्छा होगा। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो समवट कॉस्टली होगा, है ना। तो अपना इसका बहुत ज्यादा घुस के तुमसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। अब इसका तुमको वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का ये तुम्हारा मैन्युफैक्चर बताया है कि कैसे इसका कह रहा है। इसमें कह रहा है कि टेक्निकल फूड ग्रेड एंजाइम कैरोलेज को यूज किया है 7092 इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एलर्जीनिसिटी ऑफ वे प्रोटीन। तुम देखते होगे कि कई लोगों को वे से भी एलर्जी होती है ना। तो वे में जो एलर्जिक जो फैक्टर्स है उसको रिमूव करने के लिए ये एंजाइम यूज किया था कैरोलेज 7092। ये तुम्हारा 1 नंबर में पूछ सकता है। फिर कह रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइजेट अपीयर टू बी नेसेसरी टू ऑब्टेन अ हाइपोएलर्जेटिक प्रोडक्ट। इसका हम लोग पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि तुम्हारा जो उसका एलर्जी कॉजिंग जो भी उसमें फैक्टर है वो हमारा एलिमिनेट कर दे। The minimum molecular weight capable of eliciting immunogenicity and allergicity of whey protein hydrolyzate appear to be between 3000 to 5000 Da. So the molecular weight cutoff value of the filter required must be this range. Although there was no evidence that extensively hydrolyzed whey protein is nutritionally inferior to casein, the slightly bitter taste might reduce food intake. ठीक है ना। process have been developed for hypoallergic and low bitterness hydrolyzate
from whey protein that are suitable for use in infant formula. One of the proteinase tested, alkylase 2.5, L-papain, W40 and pro leather were found to be effective in reducing the antigenicity of W. देखो ये वे प्रोटीन का वेरियस बताया, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम लोग पनीर को निकालते हैं तो जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है ना, इनसॉल्युबल तो तुम्हारा कर्टल के रूप में आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो प्रोटीन होते हैं जो कि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए, वो तुम्हारे सोल्यूशन में आ जाता है, मतलब पानी में आ जाता है। लेकिन उस सॉल्युबल प्रोटीन में भी कई लोगों को एलर्जी होती है। तो हम लोग कैसे उसका हम लोग प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं? वे को लेके पहले तो उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देंगे, ताकि उसमें जो एलर्जी कॉजिंग जो फैक्टर है वो थोड़ा बहुत छन के हट जाए। अब कह रहा है कि ये जो मतलब कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट है 3000 से 5000 डाल्टन, कह रहा है इतना अमाउंट से अगर कम रहेगा तो हमारे बॉडी में एलर्जी नहीं होगा, और इतना अमाउंट से ज्यादा रहेगा तो हमारे बॉडी में एलर्जी होगा, है ना। तो इसमें कह रहा है कि तो अब हम लोग क्या करते हैं कि उस वे प्रोटीन में यही हमारा कुछ एंजाइम जो है वो डाल के उतने मॉलिक्यूलर वेट का हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा उसको कट कर दोगे, है ना, बहुत चीज अगर तुम उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम्हारा प्रोटीन का पूरा वैल्यू ही खत्म हो जाएगा ना। तो हम लोग उतने लेवल का पेप्टाइड्स बनाते हैं, उतने लेवल का हाइड्रोलाइजेट बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स को मतलब कि ये कर जाए, मतलब कि उसको उसको स्केप कर जाए, है ना। देखो हमारे अंदर एलर्जी क्यों होता है? हमारे अंदर एलर्जी इसलिए होता है ना, जैसे हम कोई चीज खाएं, ठीक है, अब कोई चीज खाएं, खाने के बाद क्या होता है कि उस चीज को हमारा जो एंटीबॉडी है वो समझ रहा है कि ये बाहरी चीज है ना। तो उसके लिए वो क्या करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी उसको मारना उड़ना शुरू कर देता है, उसको किल करना शुरू कर देता है। तो किल करना शुरू हो जाता है, कर देता है ना, उसको बॉडी नहीं एक्सेप्ट करता है, तो वो डिफरेंट फॉर्म में तुम्हारे निकलता है। या तो तुम्हारे फोरा फुंसी के रूप में निकलेगा, यहाँ पे कहीं पे खुजली होगा, या वोमिटिंग आएगा, उल्टी आएगा, ये सारे जो है वो रिएक्शंस है ना। तो अगर हम मान लिए जाए कि जैसे हम अंडा ही खाते हैं से फॉर एग्जांपल, जिससे कि हमको बहुत एलर्जी है, और हम ये देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम देख रहे हैं कि अच्छा अंडा को एज होल खा ले रहे हैं जो इतना मॉलिक्यूलर वेट का है, तो एंटीबॉडी जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है एज ए फॉरेन एलिमेंट, है ना। अगर हम अंडा के जो मॉलिक्यूल्स है, जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल्स है, उसको हम लोग इतने छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दे, जिससे कि एंटीबॉडी जो है वो इसको मतलब पहचान ही नहीं पाए कि ये फॉरेन बॉडी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमको एंटी एलर्जी जो एलर्जिक डिजीज है वो नहीं होगा, और साथ के साथ अब तुम अंडा को एकदम एकदम छोटे 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 टुकड़ों में बांट दोगे तो वो भी सही नहीं है, फिर तुमको फायदा क्या मिलेगा एग का? तुम तुम एग नहीं खा पा रहे हो, तुमको एलर्जी है, तो क्या हो, एग का बेनिफिट तुमको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तुमको चाहिए, तुमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया भाई तुमको एग खाना चाहिए। अभी जैसे कोरोना ही जैसे हुआ, तो बोला कि भाई अगर आपको दवाई नहीं मिलता है, जिंक नहीं मिलता है, तो आप एग खाइए, और एग जो है वो रिच सोर्स ऑफ जिंक है ना। बोला आप डेली एक खाइए, आपका जिंक का जो कमी होगा वो पूरा हो जाएगा। बट अब बताओ हम कैसे खाते हैं? हमको तो अंडा से बहुत बड़का भयंकर एलर्जी था, तो हम तो नहीं खा सकते थे, है ना। तो भाई अब लेकिन हमको डॉक्टर बोल ही रहा है कि खाना ही चाहिए आपको, भाई जिंक का रिक्वायरमेंट है, तब हम क्या करेंगे? तो उस केस में अगर हमारे पास प्रोटीन हाइड्रोलाइज एग का प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट अगर अवेलेबल हो, है ना, जो कि हमको एलर्जी नहीं करे, तब हमको फायदा हो जाएगा कि चलो हम एग का बेनिफिट भी ले रहे हैं और हमको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है ना। तो ये फायदा हुआ ना। तो वही चीज कह रहा है कि कई लोगों को वे से भी होता है, तो वे को हम क्या करते हैं कि एक एंजाइम डाल के, जो कमर्शियल लेवल पे यहाँ पे तुमको एंजाइम का नाम दिया हुआ है ना, वो क्या करता है कि उसका एलर्जी करने वाला जो कॉज है उसको कट करके हटा देता है, ठीक है, जिससे कि जो हम वे प्रोटीन जब कंज्यूम करते हैं तो हमको एलर्जी नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? जी मैम। कैसे तुमको एकदम जुगाड़ जुगाड़ करके। अब तुम्हारा फाइनल एग्जाम मिड हो ही गया, तुम्हारा क्विज हो ही गया, अब बस तुम्हारा फाइनल एग्जाम आना है, कोर्स भी अब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यस मैम।
शेयर कर रहे हैं। सेम डाउनलोड हो जा रहा है पापा। 1 2 3 4 5 वाला था क्या? Continuous cytolysis of protein in membrane reactor. एक पेज लगता है छोटा है क्या? तुम भी नहीं देखे राजकुमार? चेक इसीलिए नहीं करते हो कि मैम कोई पेज छूट तो नहीं गया? 1 2 3 4 5, मुझे लगता है एक पेज छूट गया। अच्छा वो हम तुमको बता देते हैं, सर उसको भेज देंगे। नहीं कोई पेज नहीं छूटा है, ठीक है। कंटिन्यूअस, तो संजीव सर से ही छूट गया। अब दिख रहा है क्या राजकुमार? दिख रहा है? दिख रहा है? राजकुमार, 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 हेलो राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार तुम हो भी कि नहीं हो यार, तुम तो हट। राजकुमार लगता है तुम्हारा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तुम उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना ना। जो अभी 2 स्टेज प्रोसेस के बाद हम ये देख रहे थे कि एक अनदर जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है, कंटिन्यूअस साइटोलिसिस ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन रिएक्टर, एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप किया है, जिसमें कि हम कंटिन्यूअस रिएक्शन करा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक बैच में कर रहे हो और एक बैच अगर लगा दिए उसके बाद फिर तुमको दूसरे बैच का इंतजाम करना पड़ रहा है या वेट करना पड़ रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट को हम लोग रिएक्शन मिक्सचर से हटा भी रहे हैं और हमारा मतलब कि उसमें हम साथ के साथ जो है उसमें हमारा न्यू फ्रेश जो है सब्सट्रेट भी डाल रहे हैं। तो ये जो एक मेम्ब्रेन तुम्हारा मॉड्यूल बना है जिसका कि एक 4 साइड्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज incorporated into the reaction which contain the enzyme
एंजाइम, एंड इसमें फीड जो होता है कंटिन्यूअसली पंप किया जाता है रिएक्शन मिक्सचर में, एंड प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली जो है वो विड्रॉन किया जाता है, जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो तुम्हारा मतलब कि हमेशा कंटिन्यूअसली होता रहेगा। इसमें एंजाइम जो है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और जो इसलिए ये तुम्हारा ओवरऑल क्या होता है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारा इसमें इंक्रीज करता है। अब कह रहे हैं डीप हीटिंग ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट। प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा बीटर हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए इसमें सेवरल अटेम्प्ट्स किए गए हैं, जिससे कि प्रोडक्ट जो होता है वो मोर पैलेटेबल हो, और इसमें हम लोग यही कर सकते हैं कि जो हमारा फिल्टर हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग एक्सोपेप्टाइड से उसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं। अब ये जैसे इसमें बता रहा है कि साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो है हाइड्रोलाइज प्रोटीन को हम लोग ऐड करते हैं, जिससे कि इसका जो मतलब कि जो है वो बीटर पेप्टाइड जो होता है उसको वो रिमूव कर देता है, और इस तरह से प्रोडक्ट जो है उसका जो बिटरनेस जो है कम हो जाता है, एंड प्रोटीन को हम लोग फिर मतलब हम लोग को खाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। राजकुमार, इसमें तुम्हारा कई तरह का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है द डिबिट्रिंग ऑफ स्किम मिल्क एंड केजिन हाइड्रोलाइजेट, इसमें मतलब कि प्रोसेस दिया गया है, और इसमें डिफरेंट एब्जॉर्प्शन मेथड लगाया गया जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको रिमूव किया था। और एक प्लास्टिन एक एंजाइम है जिससे कि इस रिएक्शन में मतलब ट्रीटमेंट करके देखा गया कि ये जो एंजाइम होता है वो कई तरह के बिटरनेस को रिमूव करता है। इसके अलावा तुम्हारा मतलब कि इसमें बेसिकली ये जो तुम्हारा प्लास्टिन रिएक्शन है ये बेसिकली प्रोटीन को कर देता है प्रोटीलिटिक एंजाइम में, और पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड में चेंज करता है, एंड देन उसको रीसिंथेसाइज एंजाइमेटिकली इनटू प्रोडक्ट। प्लास्टिन हैव बीन डिफाइंड एज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ concentrated peptide solution with proteinase which is insoluble in 10% TCA, 70% ethanol to acetone, and as almost water insoluble polypeptide having an ill-defined variable structure, the formation of which involve a peptide chain elongation process during plastin synthesis. A high concentration of hydrolysate is incubated with an enzyme heated to form a viscous gel-like material. अनदर जो है वो मतलब कि जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया फार एंड मैग्नेटो ने किया था, इसमें मतलब कि जो हाइड्रोलाइजेट है डिबिटेड बाय वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट बाय मेकिंग कांटेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइजेट for 5 to 10 minute at 10 to 60 degrees centigrade with an absorbent consisting of desugared carbol particle. स्टैनले ने बीटर फ्लेवर्स को मतलब कि कोहाइड्रोलाइजिंग चिकन प्रोटीन जो चिकन प्रोटीन है उसको कोहाइड्रोलाइजिंग किया था उसमें जिलेटिन डाल के। एंड हेलो राजकुमार, और ये जो हम एक्टिव एजेंट है जिलेटिन का इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइसिन से, और भी इसमें 2-3 एक्सपेरिमेंट है जिसमें। हेलो राजकुमार, अरे राजकुमार, हेलो राजकुमार, जी मैम। कहाँ भाग गया था, बोलता भी नहीं है, हम बकरी जा रहे हैं, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ मैम फोन आ गया पापा का। बोलना था ना तुमको। देखो इसके सारा मटेरियल तुम्हारे पास है, ठीक है ना? अभी हम 1 स्टेप प्रोसेस एंड 2 स्टेप प्रोसेस यही पढ़ा रहे थे ना तुमको, और उसके बाद हम तुमको क्या पढ़ाए, 1 स्टेप प्रोसेस एंड 2 स्टेप प्रोसेस में बताया ना। हाँ, कि 2 स्टेप प्रोसेस। उसके बाद फिर हम लोग मेम्ब्रेन पे आए थे कि जो मेम्ब्रेन एक एलर्जी वाला बताना। हाँ हाँ, जो मेम्ब्रेन नहीं, एलर्जी तो बता दिए कि मतलब कि कैसे कम कर
करता है हाइड्रोलाइजेट, ये सब तो बात पहले का बात है। वो एंटीबॉडी के। मेम्ब्रेन पे हम आ गए थे कि एक मेम्ब्रेन डेवलप किया गया है। ये जो मेम्ब्रेन है मतलब कि ये क्या करता है कि 2 स्टेप प्रोसेस में हम लोग उसमें मतलब कि ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें कि तुम प्रोसेस को कंटिन्यूअस रख सकते हो। मतलब कि इसमें ऐसा मेम्ब्रेन है कि तुम प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हो और नया सबस्ट्रेट डाल भी सकते हो। तो ये जो प्रोसेस होगा ना ओवरऑल ये तुम्हारा मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। इसमें प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का जो प्रोडक्शन है वो तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें कह रहा है कि जो बिटरनेस आता है जनरली जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन हम लोग करते हैं और बहुत स्मॉल पेप्टाइड्स में जब ब्रेक करता है तो उसका टेस्ट जो है वो बिटर हो जाता है। तो उस बिटरनेस को कम करने के लिए भी वेरियस स्ट्रैटेजी इसमें डाला गया है। एक जो स्ट्रैटेजी जो है वो डाला गया है तुम्हारा जैसे मिल्क स्किम मिल्क को स्किम मिल्क में इसको मतलब अप्लाई किया गया जिससे कि हमें केजिन हाइड्रोलाइजेट लेना है। इसमें जो है क्या कर रहा है कि वेरियस इसमें वैरायटी ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफिक मीडिया वाज असेस्ड बाय दिस साइंटिस्ट। एक्टिवेटेड इसमें क्या किया गया कि एक्टिवेटेड कार्बन एंड बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन को यूज किया गया जिससे कि जो तुम्हारा बीटर वाला जो पोर्शन है ना जो बिटरनेस वाला जो प्रोटीन है जो वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही चीज कह रहा है कि इसी तरह कह रहा है कि वाइल बीटा साइक्लोडेक्सिन द साल्टीनेस ऑफ द डीबिटर्ड हाइड्रोलाइजेट वाज डिक्रीज बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कुछ ने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल किया। डिफरेंट साइंटिस्ट मतलब कि बिटरनेस हम लोग कैसे कैसे कम कर सकते हैं ये इसमें बता रहा है कि हम लोग आयन एक्सचेंज से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ एब्जॉर्बेंट हाइड्रोफोबिक एब्जॉर्बेंट यूज करें तो उससे भी बिटरनेस जो है वो कम किया जा सकता है। जैसे कि कुछ केमिकल का इसमें नाम दिया हुआ जैसे कार्बन एंड एक्टिवेटेड कार्बन को यूज किया गया और बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन को यूज किया गया जो कि तुम्हारा जो भी बिटरनेस कॉजिंग जो हाइड्रोलाइजेट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा जो है वो एलिमिनेशन का प्लास्टीन रिएक्शन को लिया गया। और ये प्लास्टीन कैसे बनाया गया? प्लास्टीन देखो प्लास्टीन का कह रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड पेप्टाइड सॉल्यूशन विद प्रोटीनेज which is insoluble in 10% TCA, 70% ethanol and acetone. 20% हाँ, TCA. and almost as water insoluble polypeptide having an ill defined variable। ये जो तुम्हारा प्लास्टीन है ये कह रहा है कि ये मतलब बिटरनेस को रिमूव करता है फ्रॉम हाइड्रोलाइजेट ऑफ प्रोटीन। ठीक है। और इसका यूज जो है वो वेरी साइंटिस्ट ने इसका करके देखा कि इससे जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है और वो मतलब कि वो बिटरनेस फ्री होता है। इसी तरह तुम्हारा फार एंड मैग्नेटो ने वे प्रोटीन पे इसको इस्तेमाल किया है ना। और इसमें क्या किया कि अगर हम लोग जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट है उसको हम लोग 5 से 10 मिनट तक किस कोई जो एब्जॉर्बेंट है ना। और एब्जॉर्बेंट का नाम दिया है डिसगार्ड्स कार्बो पार्टिकल कारो पार्टिकल है ना। ये इसका कुछ है एब्जॉर्बेंट कंसिस्टिंग एब्जॉर्बेंट पार्टिकल। उस एब्जॉर्बेंट का यूज किया गया तो वो पाया कि जो वे प्रोटीन का जो हाइड्रोलाइजेट है उसमें बिटरनेस जो है वो कम है। यही तुम्हारा मतलब कि प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का मतलब कि रोल है और यही तुम्हारा प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का मतलब इसका स्टडी है। अब जो हम तुमको एक लिंक भेजे थे उसमें प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का भी है उसको एक बार हम रन करते हैं ताकि एक बार गो थ्रू हो जाए। लास्ट में हम कब भेजे थे? बस बस अरे तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना खत्म नहीं हो रहा है। बहुत छोटा है ज्यादा नहीं है वो एकदम बहुत छोटा है उसको। ठीक है। हाँ ये सारा एक बार और हम तुम बीच में चले गए थे ना इसमें प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का बहुत सिंपल है। मात्र 12 स्लाइड है इसमें ज्यादा बस एक बार जो प्रोसेस है ना उसमें हम लोग लिखे एग्जाम में कोई टॉपिक अनटच नहीं रह जाए ना। देखो अभी जो जो तुमको पीडीएफ मिला उसमें दिख रहा है ना तुमको अब पीपीटी दिख रहा है ना।
दिख रहा है ना पीपीटी? Yes. ठीक है ना? जी देखो उसमें Yes, तुम ma'am. इतना जो इंट्रोडक्शन, इतना जो हम लोग लंबा चौड़ा बात किए, उसका मेन हमारा क्या निकला कि हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का मेन प्राइमरी गोल क्या है? टू डिस्टर्ब द प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बोन इन अमीनो एसिड चेन टू जनरेट सिमिलर फ्रेगमेंट्स, है ना? उसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। और ये जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट है, दिस इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड इट गिव्स फास्टर रिजल्ट। भाई हम लोग आलतू फालतू जो चेन है उसको हटा के जो हमारे यूज का चेन है उसको यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा फास्टर रिजल्ट देगा ना। ठीक है। Yes. अब जैसे तुम्हारा एग का ही बात करें तो एग में कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि एलर्जी करता है, वो हमारे काम कर रही है, उसको हटा दो। जो यूजफुल पोर्शन है वो हमें चाहिए, तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट देंगे, है ना? तो वो हमको इमीडिएटली यूज भी हो जाएगा। इन द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस वी स्टार्ट विद द इंटैक्ट प्रोटीन, फॉर इंस्टेंट वे और केजिन। हमने बताया कि मिल्क में भी हम लोग मिल्क प्रोटीन को हम लोग यानी केजिन हाइड्रोलाइजेट मिलेगा, वे प्रोटीन को भी हम लोग हाइड्रोलाइज कर सकते हैं तो वे हाइड्रोलाइजेट मिलेगा। ठीक है ना? अगर तुमको सोए का हाइड्रोलिसिस चाहिए, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट चाहिए तो सोया हाइड्रोलाइज मिलेगा। ठीक है। इट इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम इनटू वेरियस फ्रैगमेंट। कैसे होता है? इसमें हम लोग एंजाइम को उसमें डालते हैं। दो प्रोसेस उसमें तुम ऑलरेडी पढ़ चुके, वन स्टेप प्रोसेस एंड टू स्टेप प्रोसेस, है ना? वन स्टेप में तुम एक साथ सारा डाल रहे हो, टू स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्रोडक्ट का रिकवरी कर रहे हैं और न्यू सब्सट्रेट भी डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअस बने। देखो दीज आर द प्रोसेस ऑफ गैस स्टेप कह सकते हो कि तुम रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करोगे, तुमको किसका हाइड्रोलाइजेट चाहिए पहले तो ये सिलेक्ट करोगे ना, फिर क्या करोगे उसको वाटर के साथ मिक्स करोगे, जो भी तुम्हारा रॉ मटेरियल है उसको तुम वाटर के साथ मिक्स करोगे, उसका पीएच फिक्स करोगे ना? वही मिक्सिंग किए, हाइड्रोलिसिस यानी उसको वाटर से ट्रीटमेंट किए। ठीक है। उसके बाद इनएक्टिवेशन करोगे ना, अगर एंजाइम को तुम इनएक्टिवेट नहीं करोगे तो क्या करेगा, सब वो इतना स्मॉल टुकड़ा में कट कर देगा कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो एंजाइम को इनएक्टिवेट करोगे ना भाई। फिर फिल्ट्रेशन एंड कंसंट्रेशन करोगे भाई, जो तुम्हारा फालतू का जो प्रोडक्ट है कुछ ऊपर ऊपर जो तुम्हारा तैरता फिरता है उसको तुम फिल्ट्रेट करोगे, है ना? फिल्टर करके हटाओगे। और जो तुम्हारा मेन प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट निकला उसको भी तुम फिल्ट्रेट करोगे, और अब उसको तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे, उसका पानी वानी हटाओगे, उसको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर फॉर्म में लाओगे ना भाई। ठीक है। अरे प्रोटीन हाइड्रोलाइज जो तुम पाउडर प्रोटीन तुम लोग पीते हो ना बॉडी बिल्डअप करने के लिए, आया ध्यान तुमको समझ में? जो हम लोग ये सब Yes. जो नहीं प्रोटीन जी बोलता है, प्रोटीन ये तुम्हारा बॉडी बिल्ड हो जाएगा, वो सब क्या होता है? वो सब एकदम हाइड्रोलाइजेट होता है, वो इंटायर उसमें तुम्हारा खाली यूजफुल प्रोटीन होता है, तभी तो तुम्हारा इमीडिएटली बॉडी जो है महीने में तुम्हारा एकदम बूस्टअप कर जाता है ना? वही चीज है, समझे ना? और इसका यूज जो है वो आजकल मिल्क, बच्चों के मिल्क में भी इसका यूज हो रहा है प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का, जो नहीं बोलते हो डिजाइनर जो पाउडर होता है बच्चों का। ठीक है, वही। फिर उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करोगे, स्प्रे ड्राइंग करोगे, उसको पाउडर फॉर्म में करोगे भाई, पैकेज करोगे एंड स्टोरेज करोगे। दीज आर द स्टेप ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, है ना? ठीक है। अब ज्यादा Yes, क्लियर ma'am. हो रहा है ना? हाँ। अब देखो बस 12 स्लाइड, इससे ज्यादा दे। रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, है ना? जो तुम्हारा सबस्ट्रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली तुम एंजाइम भी करोगे। हाई क्वालिटी का तुम्हारे पास मटेरियल होना चाहिए और उसको तुमको अच्छी तरह से तुम्हें चेक करना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने के लिए। फिर तुम क्या करोगे कि सबस्ट्रेट को सॉल्युबलाइज करोगे वाटर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और तुम्हारा पीएच दिया रहेगा, है ना? और जो प्रोटीन का सोल्यूशन है, प्रोटीन एंड वाटर का सोल्यूशन जो है तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे, एंजाइम डालोगे उसमें, है ना? एंजाइम डालोगे एंड फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो उसका पीएच है उसको कंटिन्यूअसली तुम मॉनिटर करोगे। फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनएक्टिवेशन करोगे। कह रहा है कि तुम्हारा जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तुम्हारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आ जाएगा, है ना, तो तुम उस एंजाइम को इनएक्टिवेट करोगे, फिल्टर करोगे एनी अनडिजायरेबल मैटर एंड क्लियर हाइड्रोलाइजेट प्रोटीन सोल्यूशन निकल जाएगा तुम्हारा। और फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दोगे ताकि किसी भी तरह का उसमें जो इंडोटॉक्सिन्स वगैरह है वो हमारा हट जाए। फिर उसको तुम क्या करोगे, स्प्रे ड्राई करोगे एंड पैकेज करके उसको स्टोरेज कर लोगे। सही है। अब कह रहा है कि हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जो होता है कैसे तुमको मिलेगा भाई, कि तुम या तो सोया को, जो तुम्हारे पास सोयाबीन है उसको बॉईल करो, कॉर्न को करो, व्हीट को करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्योंकि दो तरह का वहाँ ट्रीटमेंट दिखाया गया, तुम्हारा एसिड ट्रीटमेंट एंड अल्कलाइन ट्रीटमेंट, है ना? तो देखो एसिड भी यूज किया गया एंड उसके बाद फिर उसको न्यूट्रलाइज किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से।
अब जैसे एग्जांपल दिया है कि ओट का, जैसे ओट कहता है कि हाई प्रोटीन सोर्स होता है ना, और ओट में तुम्हारा बोथ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स प्रोटीन होते हैं। अब हाइड्रोलाइज ओट जो है वो उसमें तुम्हें कई तरह के फाइबर्स भी होते हैं जो कि तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो कैसे ओट के प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं? तो फिर ठीक है, उसमें अपना ओट लेंगे, ओट का एक पर्टिकुलर हम लोग पीएच टेम्परेचर वाटर के साथ मिला के उसके बाद एंजाइम हम लोग ऐड करेंगे, उसका हमारा ओट का जो उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे, जो हमारा अनाप शनाप है उसको हटाएंगे और उसको हम लोग फिल्ट्रेट करके और उसको ओट पाउडर के रूप में कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हाइड्रोलाइज प्रोटीन का क्या है भाई? हाइड्रोलाइज देखो ये बता दिया ना कि वाइडली यूज्ड बाय एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर ड्यू टू इट्स Yes, sir. क्वालिटी एंड Body रेट builder. ऑफ एब्जॉर्प्शन। हाँ, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए हमारा इमीडिएटली बॉडी जो होगा वो बिल्ड होगा। हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो होता है वो रिच इन शॉर्ट पेप्टाइड चेन एंड दिस प्रोवाइड बॉडी विद रिच एमिनो पूल दैट कैन बी इमीडिएटली यूटिलाइज। यही वजह है ना कि जो बॉडी बिल्डर एंड एथलीट्स होते हैं वो प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, है ना। ये कई डिफरेंट नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है ना, और वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इसलिए विद इन मंथ तुमको रिजल्ट देता है। अब ये कह रहा है कि जो जैसे एग्जांपल कह रहा है सिस्टीन है, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ हेयर से हमारा सिस्टीन निकलता है, केसिन से तुम्हारा ट्रिप्टोफान निकलता है, रेड ब्लड सेल से स्टिडीन निकलता है, और जो तुम्हारा जिलेटिन है उससे तुम्हारा आर्जिनिन निकलता है। सो ये सारे जो है वो प्रोटीन है जो कि तुम्हारे अपने बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये इसका तो बता दिया कि भाई इसका एक्चुअली कहाँ यूज है। एक्चुअली यही यूज है कि हमको मेनली प्रोटीन अगर हम लोग एज सच जो ले रहे हैं, हम लोग लो गेट प्रोटीन अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे हमें कई तरह के एलर्जीज भी हो रही हैं, तो इसीलिए एलर्जी को हटाने के लिए हम लोग ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का यूज कर रहे हैं, जो कि आजकल हमारा इन्फेंट फॉर्मूला में भी इसका यूज हो रहा है। और कह रहा है कि सम टाइम जो हाइड्रोलाइजेट प्रोटीन है उसमें हम लोग कुछ ईस्ट को भी मिक्स करते हैं ताकि वो उसका फ्लेवर वगैरह इनहेंस करता है। ठीक है ना, ये अंदर पढ़ चुके हो ना अभी जो पीडीएफ में है, तो उसी पीडीएफ का ये निचोड़ है, समझ रहे हो ना। अब देखो कह रहा है कि सम जो हाइड्रोलाइजेट प्रोटीन बीफ प्रोटीन, जैसे तुमको बताया कि जो बीफ का जो प्रोटीन होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए पेपेन वगैरह मिलाया जाता है, एंजाइम मिलाया जाता है। तो मतलब अब जहाँ जहाँ फॉरेन कंट्री में बीफ को लोग खाता है वहाँ पे फिर जिसको बॉडी बिल्डिंग करना होता है वो बीफ सच खाने के बजाय वो क्या करेगा, बीफ प्रोटीन को यूज कर लेगा। इट इज यूज फॉर कैट, often recommended for फेलिनेस विथ फुल एलर्जी एंड सर्टेन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव फूड। यही तुमको बताया गया कि भाई ये जनरली रिकमेंड वैसे ही पेशेंट के लिए किया जा रहा है जिसको कि सर्टेन प्रोटीन से एलर्जीज है, जिसको कि भाई बहुत बीमारी से निकला है, तो इन सब केस में हम लोग प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का यूज कर सकते हैं। अब बताओ इस प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट में हमको तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा चीज है जो कि समझ से बाहर है। राजकुमार, Yes, ma'am. हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ को अंदर घुस के देखने का जरूरत नहीं है तुमको, एकदम ऐसे घुस के मोटा मोटी तुम्हारा ये स्लाइड जिस तरह से हिसाब से है उसी में एक दो एग्जांपल पीडीएफ से और ऐड कर देना, है ना। और तुम्हारा प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट इसका यूज तुमको पता ही चल गया, क्यों कर रहे हैं, क्या स्टेप है इसका, एंजाइम मिला रहे हैं, अल्कली मिला रहे हैं, दो चार एंजाइम का तुमको नाम याद हो गया, है ना, दो चार विद एग्जांपल मिल्क केजिन का देख लिए, वे का देख लिए ना ये सब। क्या 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 एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, बिटरनेस को कैसे कम कर रहे हो, ये भी तो उसमें कुछ एडिशनल चीज था। लेकिन तुम्हारा मतलब अगर बहुत अंदर घुस के नहीं, हमको नहीं लगता बहुत अंदर घुस के तुमसे क्वेश्चन भी पूछेगा, तो मोटा मोटी प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट यही है। इसका यूजेज क्या है ना, कैसे बनता है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स इसका देख लिए तुम, है ना, इसका यूजेज क्या है और क्या है हाइड्रोलाइजेट, यही 3 बातें तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है ना, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना राजकुमार? नो मैम। जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह है उसको देखा करो, जो भी स्लाइड हम तुमको लिंक भेजे उसको देखा करो, ठीक है ना। यस मैम, देखते हैं। हाँ, जो मटेरियल है वो देखा करो, बहुत मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं। कोई हालांकि ठीक है। 3-4 हाँ इंस्ट्रक्टर है इसमें, लेकिन कोई मतलब इसमें खाली नाम लगाया हुआ है, लेता कोई नहीं क्लास।